सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं महरुख शहरियार और आप देख रहे हैं प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। नाज़रीन, पाकिस्तान और भारत दो एटमी ताकतों के माबैन बढ़ती कशीदगी है कि ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है। पाकिस्तान अब भी तहम्मुल और बर्दाश्त का मुजाहिरा कर रहा है और पाकिस्तान अमन की बात करता है, तरक्की की बात करता है। भारत की जानब से पहलगाम वाक़े का झूठा ड्रामा बेनकाब होने के बावजूद भी भारत आबी जारिहत जारी रखे हुए है और भारत की जानब से आए रोज़ एक नया झूठा ड्रामा सामने आने लगता है और अगले ही दिन इस झूठ का पर्दा भी फाश हो जाता है। लेकिन भारत की जिद और हठधर्मी है जो ख़त्म होती नहीं है और मोदी सरकार पर जंग का बुखार है कि कम होने का नाम नहीं लेता। भारत की मक्कारियां, मन घड़त कहानियां, फुस्तायत और दहशतगर्दी कोई ढकी छुपी बात नहीं है। लेकिन अफसोस सद अफसोस, मोदी सरकार तो अपनी फोर्सेस और उनकी फैमिली उनके लिए सगी नहीं है, तो उनसे क्या ही उम्मीद की जा सके। नाजरीन, पहलगाम वाक़े में मुबैना तौर पर हलाक होने वाले इंडियन नेवी के ऑफिसर लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की बेवा हिमांशी इस वक्त एक जिंदा मिसाल हैं, जिनके साथ मोदी सरकार न सिर्फ नारवा सलूक रखे हुए है बल्कि इंडियन आर्मी ऑफिसर्स की जानिब से उनको ट्रोलिंग, लाइफ थ्रेट्स और रेप जैसे संगीन खतरात का सामना करना पड़ रहा है। हिमांशी का कसूर मैं आपको बताती हूँ क्या था। सिर्फ इतना कि पहलगाम वाक़े में हलाक होने वाले इंडियन नेवी के ऑफिसर लेफ्टिनेंट विनय नरवाल उनके शौहर थे। इस खातून ने अपने शौहर की मैयत के पास बैठकर सिर्फ मुसलमानों और कश्मीरियों को निशाना ना बनाने से मुताल्लिक अपील की थी। नाजरीन, दूसरी तरफ आज सिफारती महाज पर पाकिस्तान को एक और बड़ी कामयाबी मिली है। पाकिस्तान की दरख्वास्त पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का बंद कमरा इजलास हुआ है, जिसमें पाकिस्तान ने रुकन ममालिक को भारत की इश्तियाल अंगेज़ बयानात और अमन को ख़तरे में डालने वाले इक़दाम से आगाह कर दिया है। जिसके बाद सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान सालसी की पेशकश कर दी है। एंटोनियो गुतेरेस ने भारत को खबरदार किया है कि नाजुक मौके पर किसी भी ऐसे फ़ौजी तसादुम से गुरेज किया जाए जो काबू से बाहर हो सकता हो। ये वो वक्त है कि इंतहाई तहम्मुल का मुजाहिरा किया जाए और एक कदम पीछे हटा जाए। लेकिन भारत के रवैये से जाहिर होता है कि वो किसी तौर पीछे हटने को तैयार नहीं है। भारत का पहलगाम फॉल्स फ्लैग में नाकामी के बाद बलूचिस्तान में बड़ी दहशतगर्दी का मंसूबा भी बेनकाब हुआ है। मुसद्दिका इंटेलिजेंस ज़रा ये बता रहे हैं कि भारतीय बदनाम ज़माना इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ ने बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में अपनी प्रॉक्सीज़ को सरगर्म कर दिया है। रॉ की दहशतगर्दी के मंसूबे के मुताबिक BLA, फितना अल खवारिज और गैर कानूनी अफगानों को ग्वादर, कोयटा और खुजदार में दहशतगर्दी करने की हिदायत जारी कर दी गई हैं। भारतीय सरपरस्ती में किए जाने वाले दहशतगर्दी के इस मज़मूम मंसूबे को नाकाम बनाने के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारे भी मुतहरिक और सरगर्म हैं, क्योंकि अब ऐसे नहीं चलेगा। नाज़रीन, काफ़ी सारी खबरें हैं, काफ़ी सारी डेवलपमेंट्स हैं। इन्हीं तमाम तर मामलात पर, इन्हीं डेवलपमेंट्स पर बात करने के लिए हमारा पैनल हमें ज्वाइन कर रहा है। प्रोग्राम में हम वेलकम करेंगे मेजर रिटायर्ड मीसम रज़ा हमारे साथ होंगे। इसके साथ साथ हमारे साथ देंगे माहिर बैनुल-अक़वामी उमूर हामिद मशरिकी साहब। इसके साथ साथ खेलदास कोहिस्तानी, सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून, और हलीम आदिल शेख, सदर PTI सिंध। वेलकम करेंगे सर आप तमाम लोगों को। सबसे पहले हामिद मशरिकी साहब, आपकी जानिब आना चाहूँगी। ओवरऑल अगर हम देख रहे हैं तो मुस्तकिल तौर पर ये जो मामला है पाक भारत से रिलेटेड, इसमें मुख्तलिफ इंटरवीन्स हमने होती देखी हैं। मुख्तलिफ ममालिक के जो वफूद हैं, जो सुदूर हैं, जो वज़ीर आज़म हैं, उनके राबते हुए हैं। इस वक्त सबसे इंपॉर्टेंट हमने देखा है आज की जो डेवलपमेंट है उसमें हमने देखा है कि बाकायदा तौर पर जो सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा हैं एंटोनियो गुतेरेस, उनकी जानिब से अब सारसी का किरदार अदा करने के लिए पेशकश कर दी गई है, भारत के हवाले से भी और पाकिस्तान को भी। और कहा जा रहा है कि कोई ऐसा कदम ना उठाया जाए जिससे खित्ते को मसाइल दरकार हों। इस इंटरव्यू को किस तरह से देख रहे हैं और इसके बाद मामले को कहाँ पर जाता देख रहे हैं आप? बहुत शुक्रिया मारूफ। देखिए, बात यह है कि पाकिस्तान ने तो पहले दिन से ये मौक़िफ़ अपनाया है कि ये एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है और पाकिस्तान इसकी मजम्मत करता है। और वहीं पर पाकिस्तान का बड़ा वाज़े मौक़िफ़ है कि जी अगर कोई तहकीकात न्यूट्रल थर्ड पार्टी के ज़रिए होना चाहें तो पाकिस्तान उसके लिए ओपनली तैयार है। लेकिन यहाँ मसला है इंडिया का झूठ पकड़ा जाता है, इंडिया का वो ड्रामा पकड़ा जाता है जो इंडिया मुसलसल हर बार करता आ रहा है। मोदी सरकार जो पाकिस्तान पर जो इल्ज़ाम थोपती है, इल्ज़ाम लगाती है, उस
उसका जो पकड़ा जाना है, इससे जो है वो मोदी सरकार फिर भाग जाएगी। अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से ये ऑफर जो है, पाकिस्तान तो इसके ऊपर तहकीकात होती हैं तो बड़ा खुल के सामने आ जाएगा किस अंदाज में पहलगाम में फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया गया, उसके बाद किस अंदाज में खुद अपनी उनकी फौज के अंदर इसके ऊपर एक जो है वो बगावत है, एक टूट फूट है, उसके बाद फिर इनके इदारे के अंदर, फिर इनकी बीजेपी पार्टी के अंदर खुद कहा जा रहा है कि मोदी की इस गलत पॉलिसी ने बीजेपी को भी दीवार से लगा दिया है, खित्ते में इंडिया को तनहा हो चुका है। क्यों? क्योंकि वाज़ेह बात है कि देखिए, पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम थोपना और खुद दहशतगर्दी की पुष्टपनाही करना, खुद कनाडा, अमेरिका और सब जगह पे दहशतगर्दी करना, खुद जनाब आपने कुलभूषण हमारे पास भेजा, हमारे पास तो सबूत, डोजियर, सब कुछ है। भारत के पास क्या है? झूठे प्रोपेगेंडा के सिवा, वीडियो गेम्स के क्लिप्स दिखाने के सिवा, कहानियां सुनाने के सिवा। मैं कहता हूं कि बड़ा वाज़ेह है कि पाकिस्तान जहां पर भी कोई तहकीकात होंगी, पाकिस्तान को इंशाल्लाह सुरखरू होगा और पाकिस्तान के इदारे, पाकिस्तान की अफवाज और पूरी कौम जो है वो इंडिया के किसी भी चैलेंज को रिटेलिएट करने के लिए उतनी ही तैयार है जितनी आज थी, 50 साल पहले थी, साल पहले थी। हमेशा पहले से लेकर 70 साल में हमें इंडिया का चैलेंज जो है वो पूरी कौम हमेशा कट से उसको जवाब देने को तो तैयार है ही है। मेरा ख्याल ये कि एंटोनियो जो हैं उनकी ये बड़ी अच्छी स्टेटमेंट है। उन्होंने 7-8 दिन पहले भी कहा कि जी जंग से हर सूरत बचना चाहिए। उसके बाद जो है वो सलामती कौंसिल में भी पाकिस्तान ने बड़ा अच्छा वाज़ेह तौर पर पेश कर दिया अपना केस कि जी ये इंडिया कर रहा है, सरहदों पे ये सूरत हाल है, अगर कुछ हुआ तो बाद में जो दुनिया है वो पाकिस्तान को मुर्दे इल्जाम ना ठहराए, पाकिस्तान तो ईंट का जवाब पत्थर से देगा, ये हमारी मजबूरी है, ये हमारा फैसला है और यही हमारी इलाकाई और मुल्की खुद मुख्तारी है। सही है, साथ ही रहेगा। खेलदार साहब, आपकी जानिब आना चाहूँगी, अब गवर्नमेंट ऑफ की जानिब से क्या स्टांस लिया जा रहा है, क्या इनिशिएट किया जा रहा है? क्योंकि ये तो हम कह चुके हैं कि हम इनिशिएटिव ऐसे नहीं लेंगे, लेकिन अगर कुछ हुआ तो फिर हम रिटेलिएट करेंगे, उससे हम पीछे नहीं हटेंगे और भरपूर तरीके से करेंगे। लेकिन अभी कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि थोड़ी सी खामोशी भी नज़र आ रही है और बीच में काफ़ी सारे ममालिक भी अब बोलते हुए नज़र आ रहे हैं। ज़ाहिर है हर कोई चाहता है कि खत्ते में अमन रहे और ख़ासतौर पर इस वक्त जो हालात हैं, जो मईशत है, जिस तरह से इस वक्त पूरी दुनिया चल रही है, उस पर क्या समझ रहे हैं आप? आगे आने वाले दिनों में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से मजीद क्या ऐसे इकदाम उठाए जाएंगे, क्या स्टेप्स लिए जाएंगे ताकि इस मामले को कूल डाउन किया जा सके? जी, बहुत शुक्रिया, आपने अपने प्रोग्राम में मदऊ किया और मुझे मौका फराहम किया कि मैं अपनी बात नुक्ता नज़र पेश कर सकूं। देखें, बात आपने जो फरमाया बिल्कुल बात सही है। पाकिस्तान जो है उसका वाज़ेह बयानिया है और हम किसी भी जंग की जो है बात नहीं करते हैं, ना हम करना चाहते हैं, मगर भारत जो जंगी जुनून जिसमें सवार है और जो ये जो पहलगाम के ड्रामे के बाद पाकिस्तान को निशाना बनाने के लिए उसने हिकमत अमली की और जो इक़दाम किए, सिंतास मुआहदे के जो पानी के ऊपर जो आबी जारियत की, या जो उनको जो जंगी जुनून सवार था कि मैं किसी भी वक्त पाकिस्तान पे हमला करूँगा, और उन्होंने ये कोशिश भी की। आपने हमारे वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब और हमारे वज़ीर इत्तलात अता तारड़ साहब ने जो उस रात देर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हमारे पास वाज़ेह जो इंफॉर्मेशन थी कि भारत कोई हरकत करेगा और हमारी एयर फोर्सेस ने उनको भागने पे मजबूर किया और 14 दिन हो गए इस वाक़े को। वो अभी भी हम बिल्कुल तैयार हैं और बात अगर अभी भी जंगी जुनून उसको सवार है तो उसको हम तो ये कह रहे हैं हम जंग नहीं चाहते हैं, मगर अगर जंग का आगाज़ भारत करेगा उसका इख्तिताम हम ज़रूर उसको करके बताएंगे कि किस तरह जंग लड़ी जाती है। तो जो दूसरी बात आपने कहा, अक़वाम मुत्तहिदा के जो कल जो प्रेस रिलीज़ आई है, देखें हमने दिफाई सरहदों पे अपनी दिफा करते हैं, मगर हमने दुनिया भर में जो दोस्त ममालिक हैं या बाकी मुल्क है, पाकिस्तान के डिप्टी वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार साहब ने भी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब खुद इस मुआज़ पे भी हमने कामयाबी हासिल की है और पाकिस्तान के मौक़िफ़ की फतह हुई है। और सबसे बड़ी अहम बात जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने काकुल में की कि अगर कोई तीसरा फरीक, जो मेरे दोस्त ने भी बताया,
अगर कोई आता है तो उसके बाद भारत में आज तक उसका जवाब नहीं दिया। तो पाकिस्तान बिल्कुल, एक तो हमने दुनिया को बावर कराया है कि हम अमन पसंद है, हम कोई जंग नहीं चाहते, मगर किसी ने अगर इस तरह की हरकत की या मुसल्लत करने की कोशिश की, हम उसको ऐसा जवाब देंगे जो उनको हमेशा याद रहेगा। तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान का ये जो नैरेटिव है इसको दुनिया में पजीराई हुई है और उससे पाकिस्तान को कामयाबी हासिल हुई है। और मगर हम ये बिल्कुल हर लम्हे तैयार हैं कि हमें ये ख़तरा जो जंग का है वो टला नहीं है, और भारत किसी भी वक्त कोई ऐसा एडवेंचर करेगा तो उसका हमारी अफवाज, हमारे सिपाही सालार जनरल आसिम मुनीर साहब, जो उसका हौसला है और पूरी कौम का हौसला उसने बुलंद किया है, पूरी कौम एक साथ जुड़ी हुई है। और आपने देखा सेनेट और नेशनल असम्बली में हमारे सियासी इख्तलाफात के कितने भी गहरे हों, हमारी सियासी तकसीम ज़रूर हमारे पास है, मगर इस पे मैं समझता हूँ जो अपोजिशन लीडर कल उमर अयूब साहब ने या पहले शिबली फराज साहब ने भी, और जमात होने के हैसियत से भी उनका मौक़िफ़ भी, और हम सब एक पेज पे हैं इस मसले पे। और मैं समझता हूँ भारत ये समझ रहा था कि ये जो उसने वक्त जिसका इंतखाब किया वो समझ रहा था कि पाकिस्तान में सियासी तकसीम है, उन्होंने पाकिस्तान में खेलदार साहब ये बड़ा ज़बरदस्त पॉइंट आप रेज़ कर रहे हैं। यही इसी का जवाब ना हम हलीम साहब से ले लेते हैं, हलीम आदिल शेख साहब से, क्योंकि मैं एग्जैक्टली यही हम सब देख भी रहे हैं कि हमारे जो सियासी इख्तलाफात हैं वो हमारे अंदरूनी मामलात हैं, लेकिन जब बात हमारे आउटर की आ जाती है ना, एक ऐसे दुश्मन की जो कि पूरे मुल्क का दुश्मन है, उसका किसी पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है, वो पाकिस्तान का दुश्मन है, वो पाकिस्तान के अवाम का, वो पाकिस्तान के अफवाज का दुश्मन है, तो फिर हम सब एक पेज पर नजर आते हैं। हलीम आदिल शेख साहब, ये बड़ी ज़बरदस्त हमने देखी है पाकिस्तान में रिवायत, सिर्फ आज की बात नहीं है, इससे पहले के भी कई वाक़यात, कई मामलात उठा लिए जाएं तो हम सारे इख्तलाफात को एक जगह पर रखकर एक पेज पर होते हैं। और यही हमने देखा है अब असेंबली के फ्लोर्स पर भी, कोई भी इजलास हो उसमें हम सब एक पेज पर नजर आ रहे हैं। और अच्छी बात यह है कि जो अपोजिशन पार्टीज हैं उनकी जानिब से भी यक ज़बान होकर कहा जा रहा है कि हम सब एक पेज पर हैं। अगर आपने इस तरह का कोई मौके से फ़ायदा उठाने की कोशिश की है तो आपको नाकामी होगी। देखिए, इसमें बिल्कुल ठीक बात आप कह रही हैं कि हम एक कौम, जिंदा कौम, पाकिस्तानी कौम है। और ये पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह के ऊपर बना था और इंशाल्लाह ये कायम रहने के लिए, मजबूती से कायम रहने के लिए बना है। अब ये बिल्कुल ठीक है कि हम एक पेज पे, हमारे इख्तलाफ, हमारे सियासी इख्तलाफात, हमारी हुकूमत से, PMLN की हुकूमत से, उनकी इस वक्त के तर्ज अमल से 100 इख्तलाफात हैं, हम उसको नहीं मानते, लेकिन हम ये कहते हैं कि इस मुल्क की खातिर हम एक कौम बनकर मुत्तहिद हैं, और कोई भी चैलेंज अगर हमारे मुल्क के सामने आता है तो कौम की सबसे बड़ी पार्टी हम लोग हैं, इंशाल्लाह हम सबसे आगे होंगे और हम पीछे नजर नहीं आएंगे, चूंकि हम एक कौम है और इंशाल्लाह ये मुल्क हमारा है, ये मुल्क हम सबका है। अब मैं आता हूँ शुरू की बात के ऊपर कि जी अक़वाम मुत्तहिदा ने ये कह दिया, उसने ये कह दिया। पहले तो ये फैसला होना चाहिए कि दहशतगर्द कौन, इसका फैसला वाज़े तौर पर सबूत है दहशतगर्दी के। वो हमारे कनाडा में हरदीप से नजर को किसने कत्ल किया? इंडिया की एजेंसीज ने कनाडा में जाकर कत्ल किया। कनाडा का वजीर आजम ने खुद अपनी तकरीर में इनको उसके कत्ल का मोरद इल्जाम ठहराया। तो दहशतगर्द कौन? दहशतगर्द मोदी और उसका इंडिया। उसके बाद अमेरिका ने इनको कहा कि जी आपकी एजेंसीज अमेरिका में सिखों को कत्ल करने की प्लानिंग कर रही हैं। उन्होंने इनको वार्निंग दी। इसका मतलब कि ये लोग बाहर जाके दहशतगर्दी करते हैं। दहशतगर्द कौन? मोदी और दहशतगर्द इंडिया। यूके में इन्होंने क्या किया, इनकी एम्बेसी ने किस अंदाज से सिखों के लिए किस अंदाज से सारी चीजें प्लॉट की, वो भी सामने आया और वाजे आया। मैं अभी पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा था, उधर उन ममालिक में जाके जब ये दहशतगर्दी करा सकते हैं। और उसके बाद कलभूषण तो यहाँ पिंजरे में बंद है ना जी, वो तोता तो बोलता होगा, वो तोता तो बोल रहा है। तो हमारे मुल्क में भी दहशतगर्दी के सबूत हो चुके हैं। तो भाई टेररिस्ट है मोदी, टेररिस्ट है मोदी, दहशतगर्द है। और उन्होंने इस वक्त इलेक्शन के नैरेटिव को बनाने के लिए कल वो अपने अपोजिशन को भी बुला रहे थे। उनकी पोजीशन इतनी वीक हो चुकी है, वहां के जर्नैल उनके ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं कि ये पहलगाम ऑपरेशन तो है वो 300-400 किलोमीटर के फासले पे
वाकया होता है, 7 लाख फौज उनकी मौजूद है। वो क्या कर रही थी? लस्सी पी के सो रही थी, सत्तू पी के सो रही थी, क्या कर रही थी, किस लिए थी? और 3 बजे वाकया होता है, 5 मिनट में FIR कटती है, बड़ी फुर्तियां दिखाई जाती है, टोटल अपना नैरेटिव, अपनी नाकामियों को सीधा करने के लिए। और एक वो जो RSS की सोच है, हिंदुत्ववाद की जो सोच है इनकी, उसको आगे बढ़ाने के लिए इन्होंने किया है। मैं कहना चाहता हूं कि इस वक्त हम कौम इकट्ठे हैं। हम तो देखें जी, अगर हमें निकलना पड़ता है हम तो हथियार उठा के भी निकलेंगे। हम ठीक है, हम एहतजाज पे हैं आजकल, हम अपने लिए निकलते हैं, हम झंडा लेके निकलते हैं, हम अपनी मुल्क से निकलते हैं, हम एहतजाज करते हैं। लेकिन अगर इसने कोई ऐसी की, हम इंशाल्लाह हथियार हमने कोई वो उसके लिए सजाने के लिए तो नहीं रखे हुए, शोकेस करने के लिए तो नहीं रखे हुए। एग्जैक्टली, जब वक्त आएगा तो उसका भरपूर तरीके से इस्तेमाल भी किया जाएगा। साथ ही रहिएगा। मीसम साहब, एक ज़बरदस्ती स्टोरी नज़र से गुजरी है और बड़ा देख के मुझे हैरानी भी हुई, अफसोस भी हुआ कि जो पहलगाम का वाक़या था, इसमें हमने देखा कि जो इंडियन नेवी ऑफिसर थे, उनकी जो बेवा हैं, हिमांशी उनका नाम है, उनको बड़ा ट्रोल किया जा रहा है सोशल मीडिया के ऊपर। उनको धमकियाँ दी जा रही हैं जान से मारने की, उनको रेप की धमकियाँ दी जा रही हैं, उनके साथ बदतमीज़ी की जा रही है, उनको फ़ोन कॉल्स आ रही हैं, और ये सब कुछ धड़ल्ले से हो रहा है। वो उन बेचारी का कसूर क्या था कि जब ये वाक़या हुआ था तो उन्होंने अपने हस्बैंड की लाश के पास बैठ कर ये बात की थी कि जिसका इल्ज़ाम आप मुसलमानों पर, कश्मीरियों पर, पाकिस्तान पर ना लगाएं, ये एक हादसा था जो रूनुमा हुआ है और ये इंटरनल फेलियर है हमारी एजेंसीज़ का, हमारी सिक्योरिटी का। इस बेस पर उनको इतना निशाना बनाया जा रहा है। चूँकि ज़ाहिर है आपका ताल्लुक भी फोर्स से रहा है, हम कितनी कदर करते हैं अपने जवानों की, उनकी फैमिलीज़ की, लेकिन एक जानिब अगर हम भारत पर नज़र डालें तो स्टेट में से कोई एक शख्स ऐसा नहीं है, मोदी सरकार का कोई एक शख्स ऐसा नहीं है जो इनके लिए आवाज उठा सके। ऊंट रे ऊंट तेरी कौन सी कल सीधी। अब ये बड़ा आपने बहुत ही सेंसिटिव आपने सवाल किया है उस गरीब औरत का। मुझे खुद, मैं जब से उसकी रिपोर्टिंग देख रहा हूँ और उसके ऊपर जो जुल्म देख रहा हूँ, जो उसको ऊपर तशद्दुद किया जा रहा है, एक वैसे उसके साथ दहशतगर्दी उन्होंने की और ऊपर से उसके साथ जो मजीद तशद्दुद किया जा रहा है और उसको टॉर्चर किया जा रहा है मेंटली भी और अब तो फिजिकली भी। उनके घर जो है मुख्तलिफ जराए से थ्रेट्स जा रही। आप इसकी थोड़ी सी बैकग्राउंड देखिए। बड़ा खूबसूरत मुझसे पहले मेरे भाई जो फरमा रहे थे कि सिंपल वन वर्ड कि मोदी है कौन। मोदी एक दहशत है। जब किसी मुल्क का वजीर आजम उस मुल्क का सबसे बड़े कातिल और दहशतगर्द को आप उसी मुल्क का वजीर आजम बना दें, वो पंजाबी कहते हैं दूध दा रखा बिल्ला। अब दूध की रखवाली के लिए बिल्ले को बिठा दें तो बिल्ला दूध नहीं पिएगा तो क्या करें? वो एक दहशतगर्द इंसान है। आप इनकी हिंदुआता और RSS का माइंड सेट देखें। आपको याद होगा जब पिछली दफा पुलवामा अटैक हुआ 19 में, तो मोदी साहब ने वहां से पहला जलसा जो किया वो जाके बिहार में किया और जलसे में अपना जो खिताब किया उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम लगाया। तो वहां एक सहाफी खातून थी जो वकील भी थी और उससे ये सवाल किया कि आपको पुलवामा इतना बड़ा हादसा हुआ है और उसके बाद बिहार ही क्यों मिला पहला जलसा करने के लिए, आपने उधर क्यों नहीं जलसा किया? क्योंकि बिहार में इलेक्शन था और इलेक्शन भाजपा सरकार बहुत बुरी तरह हार गई थी। अब आप इनकी थोड़ी सी, मैं आपका 1 मिनट 1.5 मिनट दूंगा, आप इनकी हिस्ट्री देखें कि कंधार वाला जो 1999 में इंडियन एयर का जहाज अटैक वो हाईजैक हुआ और वो पूरा ड्रामा रचाया इन्होंने। गवर्नमेंट किसकी? बीजेपी। कारगिल वॉर होती है, वहां सारा जो उन्होंने ड्रामा रचाया 1999 में अगेन, गवर्नमेंट किसकी है? बीजेपी की। सनसेट वाला जो अटैक हुआ इनका 2001 में, गवर्नमेंट किसकी है? बीजेपी की है। अक्षय बाम मंदिर के ऊपर इन्होंने खुद अपने ऊपर अटैक किया, गवर्नमेंट किसकी है? RSS की, बीजेपी की, हिंदुआता की, माइंडसेट की। अमरनाथ यात्रियों के ऊपर इन्होंने अटैक करवाया, खुद अपने बंदे मरवा लिए 2002 में, गवर्नमेंट किसकी है? बीजेपी। उसके बाद ट्रेन अटैक हुआ, आपके सामने सारी दुनिया ने देखा है, गदारा वाला 2002 में, बीजेपी की गवर्नमेंट है। पठानकोट का अटैक इन्होंने अपने ऊपर खुद कराया, वो सारे का सारा भांडा जब फूटा 2016 में, गवर्नमेंट की किसकी है? RSS, भाजपा गवर्नमेंट, बीजेपी। उड़ी अटैक हुआ 2016 में, गवर्नमेंट किसकी है? RSS, बीजेपी, हिंदुआता। पुलवामा अटैक होता है 2019 में, गवर्नमेंट किसकी है? मोदी साहब की, RSS की। अब पहलगाम होता है 2025 में, गवर्नमेंट किसकी है? मोदी साहब।
इस सारा माइंड सेट जो है, हिस्ट्री को अब इंडिया की आवाम बहुत अच्छी तरह, हम तो है बहुत पहले से इनको जानते थे, राइट। अब इंडिया की आवाम के आगे ये बिल्कुल इस तरह वाज़ेह हो चुका हुआ है कि ये एक दहशतगर्द है। ये इसने जाके दहशतगर्दी कनाडा में जाके की, इसने दहशतगर्दी की प्लानिंग सारी अमेरिका में जाके की, वो पकड़ा गया। वहां से अमित सिंह के ऊपर जो है वो इस वक्त कोर्ट के वारंट निकले हुए। अब कहाँ अपना तुम चेहरा छुपाओगे? ये कोई 1999 वाला दौर नहीं है कि जब तुम एक अखबार के ऊपर बयान देते थे पाकिस्तान के खिलाफ तो सारे का सारा दिल्ली बाहर निकल के आ जाता था। अब ये 2025 है, ये एआई का दौर है। दुनिया अब सारा कुछ एआई के थ्रू जान चुकी हुई है, तुम्हारी वारदातों का पैटर्न जान चुकी हुई है, तुम्हारा सीजन जान चुकी हुई है। अब बाकायदा मोदी साहब की इंटरनल दहशतगर्दी के ऊपर फोरकास्ट आनी शुरू हो गई है। लोग एआई में इतना आगे जा चुके हुए हैं, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है और मोदी साहब जीआई की तरफ जा रहे हैं। ये अपनी आवाम को, जीआई क्या है? गोबर इंटेलिजेंस। ये जब कोरोना आता है तो कहते हैं गोबर खाएं आप ठीक हो जाएंगे, ये जब कोई दहशतगर्दी गोबर खाएं, बिल्कुल उनके आस्पेक्ट तो बिल्कुल डिफरेंट है और ये पूरी दुनिया के सामने आया भी है। हामिद मशरकी साहब, बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। नाज़रीन, यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, जिसके बाद तीनों मौज़िज़ीन हमारे साथ ही मौजूद होंगे। वेलकम बैक। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं कि आज ही ये खबर मौसूल हुई है कि बलूचिस्तान में एक बड़ी दहशतगर्दी का जो मंसूबा है उसको बेनकाब किया गया है। गुज़िश्ता रात ही खबर आई थी, फिर आज इसके ऊपर सारा जो डेवलपमेंट्स हैं वो सामने आई हैं। रॉ ने बलूचिस्तान के जो मुख्तलिफ एरियाज़ हैं, इलाके हैं, उनमें अपनी प्रॉक्सीज़ को सरगर्म किया है, जिसमें गवादर, कोयटा और खुजदार के नाम सामने आ रहे हैं। ऑलरेडी बड़े सेंसिटिव एरियाज़ हैं, यहाँ पर पहले ही ऑपरेशन हो रहे हैं, जो हमारे जवान हैं वो अपनी जानें कुर्बान कर रहे हैं। क्या समझ रहे हैं इससे किस तरह से निपटा जा सकेगा और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से इस पर क्या पॉलिसीज बनाई जा रही हैं? जी, पहले तो मैं हलीमा अदिल शेख साहब जो पीटीआई के सिंध के सदर हैं, जिस तरह उन्होंने भी फरमाया ये दहशतगर्दी जो है पाकिस्तान उसकी कीमत अदा कर रहा है, पाकिस्तान दहशतगर्दी का शिकार है। ये बलूचिस्तान में दहशतगर्दी हो या कराची में जो चाइनीज़ हमारे दोस्त जिस पे अटैक हुआ था कराची एयरपोर्ट पे, या KPK हो, इस ये जो अलायकार है उसके पीछे दहशतगर्दी का बाप जो है वो मोदी है, भारत है। और भारत जो है आए दिन हमारे कई सालों से इसमें मलोस रहा है, उसकी सबूत मौजूद है, जिस तरह मेरे भाई ने बताया कलभूषण जिंदा सबूत है। तो ये हम दहशतगर्दी इसमें पाकिस्तान ने कुर्बानी दी है। पाकिस्तान के 90,000 से ज़्यादा सिविलियन फोर्सेस, हमारे सियासी कारकुनों ने, रहनुमाओं ने, हमने जाने दी। दहशतगर्दी का शिकार भी हम हैं और इल्ज़ाम भारत जो है वो हम पे लगा रहा है। और खुसूसन मुझे अफसोस होता है जब वो बात कहता है कि मुसलमान ने दहशतगर्दी की है। तो मैं समझता हूँ किसी भी दहशतगर्दी या किसी मज़हब से ताल्लुक़ नहीं है। इस्लाम भी दहशतगर्दी से जोड़ना ये भी शर्मनाक है। अगर हिंदू मज़हब का भी दहशतगर्दी से ताल्लुक़ नहीं है, किसी भी मज़हब का दहशतगर्दी की ताल्लुक़ नहीं है। और अब हमें ये बताना होगा, ये जो हमले जिस तरह देखें जाफ़र एक्सप्रेस पे हमला हुआ, हमारे नियत बेगुनाह शहरी वहाँ पे शहादतें हुई, उसके पीछे भी भारत था। तो ये अगर पहलगाम में इनका कहना कि पाकिस्तान मलों से जो उन्होंने खुद किया है और उसके अब हमने पाकिस्तान ने उनको पूरी दुनिया में बेनकाब कर दिया है, मगर हम इस दहशतगर्दी का शिकार हैं, आज भी शिकार हैं। और हमारे जवान आज भी कुर्बानी भी दे रहे हैं, उस जंग में अपनी कामयाबी भी हासिल कर रहे हैं और शहादतें भी दे रहे हैं। और पाकिस्तानी कौम भी इसकी और पाकिस्तान की मईशत हम एक कौम इसमें जो है कीमत अदा कर रहे हैं। तो हमें दुनिया को भी अब आंखें खोलनी होगी। अगर पाकिस्तान को अगर दहशतगर्दी का कोई मुल्क इल्ज़ाम लगाता है तो ये देखना होगा कि जो इस वक्त दहशतगर्दी की जंग में दुनिया में अगर कोई फ्रंट लाइन पे है तो वो पाकिस्तान है। अगर पाकिस्तान को दहशतगर्दी से जोड़ना, तो मैं समझता हूँ फिर ये दहशतगर्दी जिस पे हम कुर्बानियाँ दे के, हम कीमत अपनी अदा करके, हम मईशत तबाह करके
हम जो उसके ख़िलाफ़ आज भी लड़ रहे हैं, तो ये फैलेगी, फिर इसका नुकसान पूरी इस खित्ते में अमन को, दुनिया के अमन को होगा। तो ये हमें बिल्कुल, हम भारत को बेनकाब करेंगे, और जो आए रोज़ वो हमला करने की ये आलाकार है, ये फिर वो हमें तो, अब मैं तो ये कहता हूँ, कल मुस्तफ़ा कमाल हमारे फेडरल मिनिस्टर भी है, MQM के दोस्त हैं, उन्होंने असेंबली के फ्लोर पे भी कहा कि जब हमारी ब्रीफिंग थी वहाँ पे भी उन्होंने ये बात की। और अब हमें जो भी, हम उन आलाकारों का नाम लेने के बजाय जो फिर बाद में कोई कहता है कि हमारे हुकूक, हमारे वसाइल, हमारी और चीज़ें, उसको इस्तेमाल करना, किसी को दीन से को जोड़ना, तो उसके बजाय सीधा सीधा दुनिया को कि ये देखो भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी कर रहा है। बिल्कुल, और अब इसको तो पूरी दुनिया मान भी रही है। अच्छी बात है कि पाकिस्तान का जो नैरेटिव है इस वक्त वो इतना स्ट्रॉन्ग और वाज़ेह है, क्योंकि सबूत के साथ पाकिस्तान बात कर रहा है, हवाओं में तीर नहीं चला रहा है भारत की तरह। हलीम आदिल शेख साहब, मैं एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल मेरे माइंड में आया, चूँकि ज़ाहिर है हम जब ट्विटर वगैरह देखते हैं, इस तरह की साइट्स देखते हैं, तो बड़े सारे मामलात में हमने देखा है कि जो आपकी पार्टी है वो काफ़ी डिस्प्यूट उसमें नज़र आते हैं, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, ठीक है, वो अंदरूनी मामलात होते हैं। लेकिन अगर हम इस मामले की बात करें तो एक आधे अकाउंट्स अब भी ऐसे हैं जिन पर हमने देखा है कि कुछ तनकीद की जा रही है पाकिस्तान की पॉलिसीज़ के हवाले से, पाकिस्तान की गवर्नमेंट के हवाले से। डोंट यू थिंक सो कि जो इस तरह के अकाउंट्स हैं उनको या तो शटअप कॉल देनी चाहिए या इस पर कोई लाहे अमल बनाया जाए, ताकि कम अज़ कम पार्टी की साख ख़राब ना हो। और जिस तरह से आपने बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू अभी की है कि हम सब एक पेज पर हैं, इस मामले के अंदर हम सब एक हैं, हम सब पाकिस्तानी हैं, किसी का ताल्लुक किसी जमात से नहीं है, बल्कि हम एक मुल्क के कौम होकर सामने आए हैं। देखिए, इसको इस चीज में एक बड़ी क्लैरिटी आप लोग रख लीजिए। सोशल मीडिया का जो ऑफिशियल अकाउंट्स हैं, जो पीटीआई के ऑफिशियल अकाउंट्स हैं, उसकी जिम्मेदार पीटीआई है। पीटीआई के जो जिम्मेदारान हैं, जो ऑफिस बेयरर्स हैं, जो ओहदेदारान हैं, जो, जैसे मैं सूबे का सदर और मेंबर पॉलिटिकल कमेटी भी हूँ, इस तरीके से जो तहरीक के ओहदे, हमारी पार्टी के ओहदेदारान हैं, हमारी सीनियर लीडरशिप है, या कोई भी नोटिफाइड ओहदेदार है, वो अगर कोई गैर जिम्मेदार बात करता है, देन पीटीआई इज रिस्पॉन्सिबल। लेकिन अब पूरी सोशल मीडिया पे जो बात किसी को बुरी लग जाए उसको हमारे गले बांधना, ये गलत हो रहा है। बात यह कि इस वक्त अक्सर देखिए, अक्सर ये अकाउंट्स हमारे पीछे भी लग जाते हैं लीडरशिप के खिलाफ। तो इसका मतलब ये है कि इसको भी सोच को ठीक करना पड़ेगा। पीटीआई एक पार्टी है, पीटीआई एक जिम्मेदार पार्टी है, पीटीआई एक मकबूल तरीन पार्टी है। उसका लीडर ने जेल में बैठ के भी इंडिया के खिलाफ बयान दिया है कि उसको अपनी आरएसएस का माइंडसेट खत्म करना पड़ेगा। अगर इंडिया के अंदर जो उन्होंने जो खान साहब के खिलाफ तो रुख किया, वो भी इमरान खान के खिलाफ किया हुआ है, वहां उनका ट्विटर अकाउंट बंद कर दिया है। इसका मतलब वो समझते हैं कि इस शख्स का कौम की नफ्स पे हाथ है। तो बराए करम इस नैरेटिव को अलग कीजिए। पीटीआई अल्हम्दुलिल्लाह मुहब्बे वतन जमात है, मुहब्बे वतन जमात थे। एक और चीज आपको बता दूं मैं, बात यह है कि पाकिस्तान दहशतगर्दी का जब जिक्र आता है ना पाकिस्तान में, तो नंबर 1 पे हमारा नाम आता है, लेकिन मुतासरीन में दहशतगर्दी की जंग के पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा, दुनिया के अमन के लिए हमने 1 लाख के करीब, मैं समझ सकता हूँ कि जाने कुर्बान की होंगी। दुनिया के अमन के लिए हमने अपने जवानों की, हमने अपने सिविलियंस की, हमने अपने उलमा कराम की, डॉक्टर्स की, इस कौम ने आलमी अमन के लिए अपनी खुद को दहशतगर्दी का शिकार किया है। अब अगर पाकिस्तान को दहशतगर्द कहा जाता है, या हमें और इंडिया को बराबरी के सतह पर, अक़वाम मुत्तहिदा कहती है जी बराबरी की सतह पर नहीं, वो बैनुल अक़वामी सतह पर इंडिया एक दहशतगर्द मुल्क करार दिया जा चुका है अपने एक्शन से, इल्जामात से नहीं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम दहशतगर्दी का शिकार मुल्क है। तो बात मैं कहना चाहता हूँ कि हम एक जिम्मेदार पार्टी हैं, और हम कहना चाहते हैं हमारे जिस तरह हम जो बात कर रहे हैं दिल से कर रहे हैं। इंडिया को पता होगा उसकी गलतफहमी थी कि कौम इकट्ठी है, कौम साथ खड़ी है। अगर हम साथ खड़े हैं इसका मतलब है इंडिया के खिलाफ कौम है। लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा के एलदास साहब से कि नवाज शरीफ साहब आए थे, उनको बयान तो देना चाहिए था, मुंह खोलना चाहिए था, खोल के बात करनी चाहिए थी, टिका के बात करनी चाहिए थी। पाकिस्तान ने कभी दहशतगर्दों को सपोर्ट नहीं किया, पाकिस्तान ने कभी दहशतगर्द नहीं पाले, पाकिस्तान ने दहशतगर्दों को तबाह करने के चक्कर में खुद का नुकसान। खेलदास साहब, शॉर्ट लिस्ट पे अगर आप कोई कमेंट करना चाहें कर सकते हैं, फिर मैं मीसम साहब की जाने बढ़ूंगी क्योंकि टाइम बहुत कम रह गया है। देखिए, जो हलीम आदिल शेख साहब का सवाल है, जी देखें, नवाज शरीफ साहब 3 दफ़ा के वज़ीर-ए-आज़म हैं, सीनियर इस खित्ते के लीडर हैं। बिल्कुल उसके बात की वज़न भी है, उसकी अहमियत भी है।
मगर मैं आपको बताऊं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब, उसकी नवाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई 2 दिन पहले। उसके लम्हे लम्हे पे नवाज शरीफ साहब का अपने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से रब्ता है और उसकी रहनुमाई है। जो उसकी तजर्बात हैं उससे बिल्कुल फ़ायदा मतलब उससे कोशिश करके उसको ऑन बोर्ड, हर चीज़ में वो खुद ऑन बोर्ड है और उन्होंने हर चीज़ में रहनुमाई की है, हर मामले में रहनुमाई की है। वो वतन अज़ीज़ के लिए नवाज शरीफ का किरदार आज भी अहम है, वो अदा कर रहे हैं, वो शहबाज शरीफ साहब की शक्ल में। और जो हमारे डिप्टी वज़ीर आज़म है इसहाक़ डार साहब, जो वज़ीर ख़ारजा भी है, वो भी वक्तन वक्तन उनसे रहनुमाई और उनके तजर्बे से फ़ायदा हासिल करते हैं। तो हम मैं समझता हूँ इस वक्त हमारे ना इमरान खान भी पाकिस्तान का लीडर है, हमें उसकी ज़ात से कोई गिला नहीं है, ना उसके ज़ात से हमारी कोई नफ़रत है। वो पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी है, हमें किसी की सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। तो ये आज अता तारड़ साहब ने भी कहा, असेंबली के फ्लोर पे हमारे सियासी इख्तिलाफ़ात हो सकते हैं, हमारी बिल्कुल, उन्होंने तो ये नैरेटिव भी इख्तियार किया है कि जो पीटीआई वाले हैं वो मेरे भाई हैं और हम सब आपस में बहन भाई हैं, जाहिर है एक कौम है और इस मुश्किल वक्त में हम सबको ही मिलकर हम भाई हैं। एग्जैक्टली। और इस वक्त हमें जो जज्बा है उसको कंटिन्यू करने की ज़रूरत है। ठीक है मीसम साहब, मैं लास्टली आपका पॉइंट लेना चाहूँगी। अभी कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि जो पहले सिंतास माहदे के हवाले से बात हो रही थी, फिर शिमला माहदे के ऊपर चीज़ें आ गई कि वो ख़त्म नहीं किया जाता, उसका भी हमने कोशिश की कि जवाब लेने की कोशिश करें। लेकिन अभी जो रिसेंटली आवाम की जानिब से ना सोशल मीडिया पर बड़ी ज़्यादा इस तरह की बातें हो रही हैं, चहमगोइयाँ हो रही हैं, पोस्ट जा रही हैं कि जो भारत ने डैम्स बनाए हुए हैं वो चनाब के ऊपर है या फिर हम देख लें कि झेलम के ऊपर है, आसपास जहां पर भी। तो डोंट यू थिंक सो कि अब ये वो वक्त है कि पाकिस्तान को कोई स्टेप इस तरह का लेना चाहिए कि उनको थोड़ा सा दिखा दें कि जी हम क्या कर सकते हैं? क्योंकि जाहिर सी बात है वो तो पानी रोक के बैठ गए, अब आगे स्ट्रेटजीज जो भी होंगी वो तो खैर आगे जाके तय किया जाएगा। लेकिन फिल वक्त भी हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान बड़े तहम्मुल के साथ बहुत ही हल्का अंदाज रखते हुए उनको समझाने की कोशिश कर रहा है कि ना करना ऐसा, वरना बहुत बुरा होगा। देखें जी, कुछ चीजें होती हैं जिनको जरा थोड़ा सा पहले उनके डॉक्यूमेंटेशन और लेजिस्लेशन जो है ना इंटरनेशनली बड़ी जरूरी होती है, क्योंकि अब को पुराना दौर नहीं रह गया कि झूठे इल्जाम लगाना है। अब हम इस वक्त गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने बड़े अच्छे स्टेप लिए हैं और उन्होंने अपने पूरे केसेस जो हैं वो तैयार कर लिए हैं। आज भी यूएन में सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर पाकिस्तान का बंद कमरे में इजलास जो हुआ है वो बड़ी पॉजिटिव और खुशाइन चीजें उसमें आई हैं सामने। भारत ने अभी जो इलीगल अपने डैम्स बनाए हुए हैं, दरिया चनाब के ऊपर हैं, उसके बाद दरिया सिंध के ऊपर तो बना, जी बिल्कुल। अच्छा, अब इसमें ना इसको जस्टिफाई करने के लिए उनके पास किसी किस्म की कोई चीज नहीं। जिस दिन हम उनको दुनिया के कटारे में ला के इंटरनेशनल कोर्ट में खड़ा करेंगे, दे हैव टू जस्टिफाई दिस। पाकिस्तान को फोकस अब इस चीज पे करना चाहिए कि पिछली तरह जो नाअहल लोग पाकिस्तान का केस लड़ने के लिए गए थे, वो जमात अली शाह साहब, मैं छुपता नहीं हूं, मैं डरता नहीं हूं, मैं नाम लेता हूं सामने कोई थे, और जो बिकाऊ माल हमने भेजा था वो पाकिस्तान का केस हार गया। इस दफा पाकिस्तान को प्रोफेशनल लोगों को आगे लाना चाहिए। इनकी सबसे पहले जो इंटरनेशनल लेजिस्लेशन है वो कंप्लीट करनी चाहिए। अगर वहां से हमें इंसाफ नहीं मिलता तो उसके बाद अभी टाइम वो है जब वाइट इज वाइट एंड राइट इज राइट। बड़ी अच्छी बात आगे साहब कर रहे थे कि पाकिस्तान सबसे बड़ा मजलूम मुल्क है एज फार एज दहशतगर्दी इज कंसर्न, और अगर पाकिस्तान दहशतगर्दी का शिकार है तो फिर दहशतगर्द कौन है? ऐसा कभी नहीं हो सकता कि जो मजलूम हो वही जालिम है। अगर पाकिस्तान इस वक्त दहशतगर्दी के मामले पे मजलूम है तो फिर कोई जालिम जरूर इस खिते में मौजूद है। दुनिया को अब बड़ा क्लियरली वाज़ेह तौर पे ये करना पड़ेगा कि व्हाइट और ग्रे के, व्हाइट और ब्लैक के बीच में उनको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। और मैं समझता हूं इस मौके के ऊपर पहलगाम के बाद दुनिया ने ये काम करके दिखाया जी। भारत को जिस आइसोलेशन का सामना करना पड़ा है इस केस के अंदर, इसकी वो एक्सपेक्ट और इसकी ना वो तवक्को कर रहा था। जिस तरह स्विट्जरलैंड ने अपनी ऑफर की है, अमेरिका ने ऑफर की है, कई मुस्लिम कंट्रीज ने इंक्लूडिंग ईरान उन्होंने ऑफर किया है, चाइना ने ऑफर किया है कि हम भी इस पे इन्वेस्टिगेशन, आज तक भारत ने किसी भी थर्ड कंट्री का जवाब तक नहीं दिया। ये जवाब क्यों नहीं दे? अगर ये सच्चे हैं तो जवाब दें।
आखिरी स्टेप जी, अगर ये अभी दहशतगर्दी से और जो डैम बना ये बाज नहीं आएगा तो हमारे पास लॉस रिजल्ट ये होगा कि जो हमारे मिसाइलों की लो रेंज सरफेस टू सरफेस जो अब्दाली अभी हमने 450 माइल का जो तजर्बा किया है वो इन्हीं डैम्स के लिए। ओके, हम अपनी कौम को, अपने वतन को हम सूखा नहीं होने देंगे। बिल्कुल सही है। मीसम साहब ने जवाब दे दिया है कि वक्त आएगा तो फिर पाकिस्तान वो सब भी करके दिखाएगा जिसकी अभी प्लानिंग हो रही है और रोकने की कोशिश की जा रही है कि भारत सुन लो, रुक जाओ, ना करना कोई ऐसी नादानी जिसका तुम्हें बाद में पछतावा हो। मीसम रजा साहब हमारे साथ मौजूद थे, हामिद मशरकी ने हमारा साथ दिया प्रोग्राम में, इसके साथ साथ खेलदास कोहिस्तानी भी हमारे साथ ही मौजूद है, हलीम आदिल शेख, तमाम शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त अपने अख्ताम को पहुँचा है, लेकिन जाने से पहले आपको ये बता दें कि कल यानी आने वाले कल में भारत में बत्ती गुल होने वाली है। क्या होने वाला है, ब्लैकआउट हो रहा है, क्या कुछ होने जा रहा है, ये हम इंशाल्लाह कल के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। फिल वक्त के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।